हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की मिडाइवल हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास का सेकंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 के बारे में। यूनिट नंबर 1 पर आज की हमारी ये पहली वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में। आपके एक एक यूनिट पर हर सब्जेक्ट का हम 4-4 वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम पहले अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, फिर लघुत्तरीय क्वेश्चन, फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड अगर ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो भी आपके लिए लेकर के आते हैं। तो इस तरीके के 4 वीडियोस हम बनाते हैं। तो आज का हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज देख सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अब यूनिट नंबर 1 जो आपका प्राचीन इतिहास है, इसका नाम है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश। प्रारंभिक टाइम पे तुर्कों का जो टाइम पीरियड आया और खिलजी टाइम पीरियड जो था उसके बारे में यूनिट नंबर 1 में है। अब इससे रिलेटेड क्या आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी बताएंगे, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, आपका लघुत्तरीय, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है किस पे? अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पर। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमणों की विवेचना करो, कि महमूद गजनबी ने भारत पर कब, क्यों, कैसे आक्रमण किया, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो देखो, मोहम्मद गजनबी जिसका टाइम पीरियड 971 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक यानी कि 61 साल के मध्य जो है अफगानिस्तान में केंद्रित जो है गजनबी वंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था जो कि पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। अब भारत में महमूद गजनबी का जो आक्रमण है ये सन 1999 ईस्वी में जब महमूद गजनबी सिंहासन पर बैठा तो उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा लिया कि हर साल मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। और उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस पर अपने अपने विचार रखे हैं। तो हेनरी इलियट हैं, इन्होंने महमूद गजनबी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया हुआ है अपनी बुक में। हेनरी इलियट कहते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उन्होंने सन के साथ बाकायदा बताया हुआ है कि 17 बार इसने आक्रमण किया है। इसमें पहला इसने किया है 1001 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण 1002, तीसरा आक्रमण 1004 में, चौथा आक्रमण 1005 में, पांचवा आक्रमण 1007 में, छठा आक्रमण के बारे में नहीं है लेकिन 1008 में लगभग वो भी है, सातवां आक्रमण 1009 में, आठवां 1010 में, नौवां 1011 में, 10वां आक्रमण जो है 1013 में, 11वां जो है आक्रमण है 1015 में, 12वां आक्रमण 1018 में, 13वां 1020 में, 14वां आक्रमण 1021 में, 15वां आक्रमण 1024 में, 16वां आक्रमण 1025 में, 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इस तरीके से उसने महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि महमूद गजनबी के आक्रमणों पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महमूद गजनबी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, कह रहे हैं कि सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा है, क्योंकि महमूद गजनबी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन, तो इनकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उनका बड़ा बेटा महमूद गजनबी जो है गजनी की राजगद्दी पर बैठता है और उसने एक कुशल सैनिक और योग्य सेनापति के गुण विद्यमान थे उसमें। उसने आरंभ से ही यह संकल्प लिया कि वह अपना अधिकांश समय साम्राज्य के साधन इस्लाम धर्म के प्रचार में व्यतीत करेगा और मूर्ति उपासकों का नाश करेगा। और महमूद गजनबी ने जो भी आक्रमण भारत पर किया तो महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। जैसे कि पहला चीज़ था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, दूसरा कि भाई आक्रमण करेंगे तो संपत्ति बढ़ेगी, संपत्ति मिलेगा, तीसरी चीज़ साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। तो महमूद गजनबी ने इन सभी जो उसके सोच था उस सोच के साथ जब भारत पर आक्रमण किया तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि धन के लाभ ने महमूद गजनबी को अंधा बना दिया था जो भारत की विजय द्वारा जो है विजेता को प्राप्त होते थे, क्योंकि उसने भारत के बारे में तमाम सारी चीज़ें सुनी हुई थी, भारत सोने की चिड़िया है, बहुत सारे पैसे हैं, तो उसने उसको अंधा बना दिया था और धन के लाभ में महमूद गजनबी क्या था, भारत पर आक्रमण करना चाहता था। पंजाब के उसके राज्य में सम्मिलित होने के अतिरिक्त तो उसके आक्रमणों का कोई अस्थायी जो है परिणाम नहीं हुआ, किंतु कुछ ना कुछ दूरस्थ परिणाम जरूर देखे जिनके कारण भारत के इतिहास में तमाम सारी विभिन्नताएं देखने को मिली। अब उसके आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके आक्रमण से जो राजा थे उन राजाओं की शक्ति को आघात हुआ, सैनिक दुर्बलता का ज्ञान हुआ कि हाँ सैनिक दुर्बल हैं, भारत में आक्रमण किया जा सकता है, सैनिक दुर्बल है यहाँ पर। अतुल संपत्ति का विदेश जाना हो गया, स्थापत्य कला के नमूनों का अंत हुआ, पंजाब का भारत से अलग होना हो गया, आक्रमणों के नए मार्ग खुल गए, भारत का आधुनिक ज्ञान जो है वो मुसलमानों को हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्रभाव पड़ा भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुर्क आक्रमण के प्रभाव क्या थे। भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुए उसके क्या प्रभाव पड़े। तो देखो, अगर हम पहले बात करें राजनीतिक प्रभाव की कि तुर्क आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ,
तो उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होगी जब तुर्कों ने आक्रमण किया। दिल्ली में का राजनीतिक महत्व बढ़ गया, बगदाद के खलीफा का वर्चस्व बढ़ गया, उत्तराधिकार का नियम आ गया, तुर्की उच्च कार्यालयों का एकाधिकार हो गया, एकल्त जो प्रणाली है उसकी स्थापना हुई, सैन्य संगठन में बदलाव हुआ। तो ये सारे कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव देखने को मिले जब तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ। अब बात करते हैं सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव में जाति व्यवस्था की निंदा की जाने लगी, गांव में विशेषाधिकार जो प्राप्त वर्ग है उनकी जांच करने लगी, शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगा। आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें तो व्यापार के लिए प्रोत्साहन होने लगा, एक देश से दूसरे देश तक व्यापार होने लगा, कराधान प्रणाली में परिवर्तन आया, मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था जो थी उसका विकास हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रभाव देखने को मिला। सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो इससे क्या हुआ, पहले हिंदी था, संस्कृत था, अब फारसी का भी महत्व हुआ, जो है हिंदवी का विकास हुआ, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापनाएं हुई। धार्मिक प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो धार्मिक परिवर्तन में हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कई जगहों पर मजबूर करना हो गया, परंतु हिंदू अपने धार्मिक सामाजिक त्यौहार मनाते रहे, उस पर कोई पाबंदी बहुत ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट चीज़ है, लोगों में प्रशासन की एकरूपता आई। प्रशासन के भाषा के रूप में फारसी के उपयोग से प्रशासनिक एकरूपता लाने में काफ़ी मदद हुई। राजपूत राजाओं ने विभिन्न बोलियों का उपयोग भी किया था। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है तुर्की आक्रमण का भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खिलजी वंश के इतिहास को संक्षिप्त रूप में समझाइए कि खिलजी वंश का इतिहास कैसे कैसे रहा, कौन कौन राजा आए। तो देखो, खिलजी जो वंश है या खलजी वंश कहते हैं इसको, ये मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था जिसने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 तक यानी कि 30 सालों तक राज किया। दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार यही था। हालांकि खिलजी कबीला जो था वो लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह ही यह राजवंश भी मूलतः क्या था, तुर्किस्तान था। अब इसमें कौन कौन से शासक आए, तो सबसे पहला शासक आया जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अगर आपने पद्मावत वाली मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा जलालुद्दीन खिलजी जो था ये अलाउद्दीन का चाचा था, और इसने अलाउद्दीन ने अपने चाचा को जो है अपने गुलाम से मरवा दिया और खुद राजा बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन खिलजी बनता है, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिर गयासुद्दीन खिलजी। तो इस तरीके से टाइम पीरियड रहता है और मतलब खिलजियों का राजवंश रहता है। संक्षिप्त में इतना आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें कि तुर्कों की सफलता के कारणों को संक्षिप्त में स्पष्ट करो कि तुर्कों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उससे मतलब पूरी तरह से भारत का जो नक्शा था वो बदल गया। सफलता के पीछे कारण क्या था, तो तुर्की की सफलता के तमाम सारे कारण थे, जैसे कि तुर्कों की शक्तिशाली अश्वसेना। तुर्कों की जो घोड़े वाली सेना थी ना, वो अच्छे नस्ल के घोड़ों को राजपूतों की जो अश्वसेना और हाथियों की सेना से श्रेष्ठ बना देता है। राजपूतों की पैदल सेना ज़्यादा थी, परंतु गतिशीलता और पैतरेबाजी में तुर्कों के अश्वरोहियों का सामना ना कर पाई। दूसरी चीज़ है कि राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली भी काफ़ी थी, क्योंकि राजपूतों के युद्ध प्रणाली को समय के साथ परिवर्तन नहीं किया गया। तुर्क सैनिक उस क्षेत्र से आते हैं जहां अनेक देश और जातियों के कुशल सेनानायक और रण पद्धतियों का सृजन होता है, तो इस वजह से उनकी जो युद्ध लड़ने की क्षमता थी वो काफ़ी बेहतर थी राजपूतों से। नेक्स्ट चीज़ है आपका तुर्क और राजपूत सैनिकों के दृष्टिकोण में भिन्नता थी। तुर्कों की सेना में जो है अधिकांश सैनिक तुर्क और विदेशी थे, जो अपने नेता की विजय से लाभान्वित होने की आशा से प्रेरित होकर के लड़ते थे कि हमारा नेता, हमारा राजा अगर जीतता है तो हमें बहुत कुछ उससे मिलेगा। जबकि राजपूतों का क्या था कि हाँ अब राजा के यहाँ काम कर रहे हैं तो भाई करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। तो मतलब वो चीज़ वो बात थी। नेक्स्ट चीज़ आपका अगला क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश के पतन के कारण क्या थे। तो देखो, खिलजी वंश के पतन के कारणों में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि मुबारक खिलजी पुराने नियमों और व्यवस्थाओं के स्थान पर नए नियम और नई व्यवस्था नहीं बना सका, अतः साम्राज्य के विभिन्न भागों में उपद्रव और विद्रोह होने लगा। जैसे कि मलिक काफूर पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो ये सेनापति था मलिक काफूर, उस पर ज़्यादा भरोसा कर लिया गया। कमज़ोर उत्तराधिकार की नियुक्ति हो गई, मतलब जो राजा उसके बाद बनने वाला था वो कमज़ोर पड़ गया। अब कमज़ोर पड़ेगा तो जो दूसरे लोग हैं उनका भी उसकी तरफ रुझाव बढ़ेगा कि हम भी राजा बन सकते हैं। रिजव खां को अंधा करके जेल में डाल दिया गया। उत्तराधिकारियों की अयोग्यता हो गई, सैनिक शासन की जो है स्वाभाविक दुर्बलता हो गई, योग्य परामर्शदाताओं का अभाव हो गया और नीच जो लोग थे उनको प्रोत्साहन मिल गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं खिलजी वंश के कारण के पीछे ये इंपॉर्टेंट रीजन थे पतन के पीछे खिलजी वंश के। तो ये था हमारा जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब इसके बाद स्टार्ट होगा आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन इस खिलजी वंश से और तुर्क वंश से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।